मैं जब भी हिंदी भाषा के विकास के ऊपर चर्चा करता हूँ, मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र की दो पंक्तियाँ याद आ जाती हैं। निज भाषा उन्नति रहे, सब उन्नति का मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के, रहत मूड के मूड। उपरोक्त पंक्तियों से आप समझ सकते हो कि आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी भाषा से कितना लगाव था। दोस्तों, मेरा नाम है देव यादव और मैं आज से हिंदी की क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, जिसमें आज हम पहला अध्याय का पहला भाग, अध्याय का नाम है हिंदी भाषा का विकास। दोस्तों, आज का जो हम पहला भाग है, यहाँ पर हम एक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, यानी आज आपके पास बहुत कुछ लिखने को नहीं होगा, लेकिन जब हम भाग 2, भाग 3 आगे बढ़ेंगे, इस हिंदी भाषा के विकास के भागों पर आगे बढ़ेंगे, तब आपको भरमार विगत वर्षों के प्रश्नों वाले तथ्य आपको उन भाग में देखने को मिलेंगे। लेकिन हम इस भाग को छोड़कर सीधा आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यही है जो इसका आधार बनाएगा, यही है जो आपको आने वाले जो कुछ शब्द होंगे उनको समझाने में मदद करेगा। ठीक है, तो बस बिल्कुल धैर्य से सारी बातों को सुनिए, जहां जरूरी लगे वहां उसको नोट कीजिए, लेकिन सुनना और समझना जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा कम से कम शब्दों में कम से कम शब्दों में संक्षेप में बात को समझा दूं। वे वजह हम कुछ फालतू का ना पड़े, संक्षेप में मैं इस अपने पहले भाग को ख़त्म करना चाहूँगा, और इसलिए अब हम जो है इसको शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो विषय है वो है हिंदी भाषा का विकास, जो कि हमारे अभी अगले कुछ दिनों तक चलने वाला है। हिंदी भाषा का विकास। दोस्तों, जो हमारे भाषा वैज्ञानिक है, भाषा के विद्वान हैं, वो लोग ये मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज रहे होंगे, मतलब हम सभी के पूर्वज कोई एक ही थे। ऐसा उन्होंने कई खोज अनुसंधान उस आधार पर ऐसा पाया। और चूंकि हमारे पूर्वज एक ही थे, तो वो पूर्वज जो भाषा बोलते थे वो भाषा भी एक ही थी। फिर वो जो पूर्वज थे वो इस विश्व के भिन्न भिन्न स्थानों पर गए और उन्होंने नई नई भाषाओं की उत्पत्ति की। ये एक बड़ी ही साधारण सी थ्योरी है। जो पूर्वज जो भाषाओं को बोलते थे, पूर्वजों की जो भाषा थी, क्योंकि एक ही पूर्वज थे, हम सबके एक ही पूर्वज थे, अलग अलग नहीं थे। हम सबके मतलब यहाँ पर इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों की हम बात कर रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं कि हम सबके पूर्वज एक ही थे। तो वो चूंकि कुछ विशेष भाषा का प्रयोग करते होंगे, उस भाषा को दोस्तों हम नाम दे देते हैं, उस भाषा का नाम हमने दे दिया आदिम भाषा। ठीक है, इस भाषा का हमने नाम दे दिया आदिम भाषा। अब फिर क्या हुआ, जैसे जैसे विकास होता गया, तो ये जो आदिम भाषा बोलने वाले ये जो पूर्वज हैं, ये जो लोग हैं, ये समय के साथ भिन्न भिन्न जगहों पर गए, स्थानों पर गए, और इन्होंने भिन्न भिन्न भाषाओं का निर्माण किया। और वही ऐसा करते करते हम हिंदी तक आ पहुंचे। जब ये जो आदिम भाषा बोलने वाले ये जो लोग हैं दोस्तों, ये जो आदिम भाषा बोलने वाले ये जो लोग हैं, इन्होंने जिन भाषाओं को शुरुआती चरण में निर्मित किया, उनको हम 3 तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। एक, इनमें से जो अलग अलग स्थानों पर गए, उनमें से एक ने आर्य भाषाओं का निर्माण किया, एक ने सामी भाषाओं का निर्माण किया, एक ने तुरानी भाषाओं का निर्माण किया। यानी ये जो आदिम भाषा बोलने वाले लोग हैं, ये भिन्न भिन्न स्थानों पर गए, तो किसी ने आर्य भाषाओं
का निर्माण किया, किसी ने सामी भाषाओं का, किसी ने तुरानी भाषाओं का। आर्य भाषा पर चर्चा करेंगे। अगर मैं सामी भाषाएं और तुरानी भाषाओं का बता दूं तो सामी भाषाएं मतलब जैसे सामी भाषाओं में कौन कौन सी भाषा आती हैं, अरबी, हब्सी, इस तरह की भाषाएं आती है, लेकिन ये चूंकि हमारे चर्चा का विषय नहीं है इसलिए सिर्फ इसको समझने मात्र के लिए हमने इतना लिख लिया। तुरानी भाषाओं में कौन कौन सी आती हैं? तुरानी भाषाओं में चीनी, जापानी, इसके अलावा हाँ बहुत जरूरी द्राविड़ी। इसके अलावा हमें जो ध्यान रखना है दोस्तों वो क्या है? द्राविड़ी भाषा। द्राविड़ी भाषा कौन सी? जो दक्षिण भारत की भाषा है वो द्राविड़ी भाषा होती, तेलुगु, तमिल, ठीक है। ये जो भाषा है इनको क्या कहते हैं? हम द्राविड़ी भाषा कहते हैं। यहां से एक पॉइंट निकल कर आता है कि आर्य भाषाओं में जो दक्षिण भारत की भाषा है वो शामिल नहीं है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्य भाषाओं में दक्षिण भारत की जो भाषा है वो शामिल नहीं है, ठीक है। क्योंकि हिंदी का संबंध आर्य भाषाओं से है इसलिए हम आर्य भाषा पर चर्चा करते हैं दोस्तों। क्योंकि ये जो आदिम भाषा के लोग हैं ये भिन्न भिन्न स्थानों पर गए और उन्होंने भिन्न भिन्न भाषाओं का निर्माण किया। किसी ने आर्य भाषाओं का निर्माण किया। अब जिसने आर्य भाषाओं का निर्माण किया, जिन लोगों ने आर्य भाषाओं का निर्माण किया दोस्तों, उन लोगों को हम कहते हैं क्या? आर्य। उन लोगों को हम क्या कहते हैं? आर्य, ठीक है, ओके। अब इन आर्यों ने किन किन भाषाओं का निर्माण किया है उसके ऊपर बात करें। ऐसा कहा जाता है कि ये मध्य एशिया में थे। तो जब ये लोग पश्चिम की तरफ गए तो वहां पर इन्होंने अंग्रेजी भाषा को बनाया, अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति की, उन्होंने लैटिन भाषा की उत्पत्ति की, उन्होंने ग्रीक भाषा की उत्पत्ति की, उन्होंने यूनानी भाषा की उत्पत्ति की। और जब ये लोग पूर्व की तरफ गए, इनमें से कुछ लोग पूर्व की तरफ गए, जब ये लोग पूर्व की तरफ गए दोस्तों तो इन्होंने दो तरह से भाषाओं का निर्माण किया। एक तरह के लोगों ने मीडी भाषा, जिससे आपकी फारसी भाषा बनी, यानी ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों किस तरफ? ईरान तरफ हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं में से दूसरे प्रकार के लोग, कुछ लोग इनमें से कहां प्रवेश कर गए दोस्तों? भारत में प्रवेश करके इन्होंने संस्कृत भाषा को आकार दिया, रूप दिया, ठीक है। यानी यहां पर हमें यह जरूरी है कि एक तो जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं वो आर्य भाषाओं के ग्रुप में, समूह में नहीं आती है। आर्य भाषाओं के ग्रुप या समूह में वैसे तो और भी भाषाएं होंगी, लेकिन हमें प्रमुखतः अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, यूनानी, मीडी, फारसी और संस्कृत ये भाषा समझना है। और फिर चूंकि संस्कृत से कई भाषा आई हैं, यानी कि हिंदी, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, ये भाषाएं भी आर्य भाषा का ही हिस्सा होंगी, ठीक है। तो वो आपसे पूछे कि निम्न में से आर्य भाषाओं के समूह में क्या सम्मिलित नहीं है, तो वो आप बता सकते हो। चलिए, तो भैया ये जो आर्य भाषाएं जिन्होंने बनाई है उनको हम आर्य कहते हैं, ठीक है। ये मध्य एशिया के तरफ थे। जब ये पश्चिम की तरफ, इनमें से कई लोग पश्चिम की तरफ चले गए, वहां रुके, वहां जीवन यापन किया, कई पीढ़ियां लगी। इस बीच में उन्होंने अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, यूनानी भाषाओं को उत्पत्ति की। कुछ लोग जो इस तरफ गए थे, कुछ ऐसे चले गए थे ईरान तरफ, तो उन्होंने मीडी भाषा, फारसी भाषा का निर्माण किया। कुछ भारत में प्रवेश कर गए थे, काबुल में हिंदू कुश पर्वत से होते हुए, तो इन्होंने जो है संस्कृत भाषा की उत्पत्ति की, ठीक है। चलिए, अब चूंकि जो आर्य हैं, मैं बड़े ही सरल शब्दों में और कम से कम शब्दों में पूरी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। और चूंकि ये हमारा आधार है और इसमें मैं वो सारी बातें आपको बता दूंगा जो जरूरी हैं, ठीक है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा हमेशा एक ही उद्देश्य रहता है। मैं हमेशा बोलता हूं आपसे कि आपको मुझसे पढ़कर क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप परीक्षा हॉल में, एग्जाम हॉल में मुझे याद करो, बस मेरा उद्देश्य वही होता है, पढ़ाने का, ठीक है। चलिए, तो अब आर्य लोग जो हैं दोस्तों, ये जो आर्य लोग हैं दोस्तों, ये भारत में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। जब आर्य लोग शुरू में, ये जो आर्य लोग हैं, ये शुरू में जब भारत में प्रवेश किए थे, तब ये जो
पहले पहल जब ये भारत में प्रवेश किया था तब ये लोग कौन सी भाषा बोलते थे दोस्तों? तब ये लोग वैदिक संस्कृत बोलते थे। ये कौन सी भाषा बोलते थे? वैदिक संस्कृत बोलते थे। ठीक है, इस बात को समझने में अच्छा लगेगा अगर मैं सन लिख दूं, जैसे कि ये बात चल रही दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक की, यानी आज से लगभग आप 3500 साल पहले की बात कर रहे हो। आज से लगभग 3500 साल पहले की बात कर रहे हो कि जब ये जो आर्य लोग आए थे तो ये शुरू पहले जब भारत में आए थे तो दोस्तों ये कौन सी भाषा बोलते थे? ये बोलते थे वैदिक संस्कृत। ठीक है, इसको वैदिक संस्कृत क्यों कहते हैं? इसको वैदिक संस्कृत क्यों कहते हैं? क्योंकि संस्कृत के भी अभी कई प्रकार आने वाले, एक से ज्यादा प्रकार रहेंगे। इसको वैदिक संस्कृत इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी जो भाषा थी वो ये वाली भाषा थी जो आर्य लोग शुरू शुरू में आकर बोलते थे, यानी वैदिक संस्कृत। ठीक है, ओके। अब यहीं पर मैं एक पॉइंट छोड़ रहा हूं। आपने सस्पेंसफुल मूवी देखी है ना? ठीक है, तो एक पॉइंट, एक क्लू छोड़ रहा हूं कि जब ये जो लोग वैदिक संस्कृत बोलते थे ना, तो चूंकि बहुत सारे लोग होंगे वैदिक संस्कृत बोलते होंगे, उसी समय कुछ भाषाएं थी जिनको हम कह सकते हैं कि ये भाषाएं दोस्तों क्या है? लोकल भाषा है। कुछ लोकल भाषा है जो पनप रही थी। अब क्योंकि वैदिक संस्कृत अभी बोल रहे हैं, शुरुआत में वैदिक संस्कृति चल रही है, थोड़ा सा वैदिक संस्कृत को समय होगा, थोड़ा सा समय निकलेगा, तो फिर कुछ और जो स्थानीय जो लोकल भाषा हैं, बोलियां हैं, वो पनप रही थी। ठीक है, चलिए उसको क्लू के रूप में छोड़ देते हैं। अब हुआ क्या कि थोड़ा सा समय बीतता है, हम सबको पता है कि आज आप हिंदी बोल रहे हो। अब देखो, सुनना कितनी अच्छी बात है कि आज आप हिंदी बोल रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी सुन रहे हो। ठीक है, मुझे बताओ कि आज आप जो हिंदी बोल रहे हो, अगर मैं आपको 300 वर्ष बाद की कल्पना करने का कहूं तो क्या आप हिंदी जो अभी बोल रहे हो वैसी ही बोलोगे? नहीं बोलोगे। अरे 300 वर्ष बाद तो छोड़ो, आप अभी जो हिंदी बोल रहे हो, आपके बच्चे हिंदी नहीं बोलेंगे, आपके बच्चे इंग्लिश बोलेंगे। आपके बच्चे क्या बोलेंगे दोस्तों? इंग्लिश बोलेंगे। अगली भाषा इंग्लिश आएगी। सही है, अगली भाषा क्या आएगी? इंग्लिश आएगी। तो भाषा को थोड़ा सा समय मिलता है तो भाषा में बदलाव होता है। भाषा में बदलाव कैसे होता है? भाषा में बदलाव होने का बहुत सरल तरीका है। भाई मैं हूं जो मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं शुद्ध हिंदी, मान कर चलो, मैं नहीं बोलता पर मान के चलो, मैं हूं शुद्ध हिंदी बोलता हूं। ठीक है, और फिर तुम हो, मानकर चलो तुम शुद्ध हिंदी नहीं बोलते, तुम क्या करते हो? तुम हिंदी प्लस इंग्लिश बोलते हो, मतलब इंग्लिश बोलते हो। लेकिन समस्या यह है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। अब बेस्ट फ्रेंड हो तो जाहिर सी बात है, तो मैं शुद्ध हिंदी में बोलूंगा, तुम इंग्लिश में बोलोगे। कुछ शुद्ध हिंदी के शब्द तुम्हारे पास जाएंगे जिनको तुम बोलने लगोगे, मेरे कारण आदत डल जाएगी। लेकिन तुम जो बोल रहे हो इंग्लिश, उसके शब्द भी मेरे आदत में आने लगेंगे। बड़ा सिंपल है। लेकिन सवाल है, जीतेगा कौन? जीतेगा वो जहां पर फायदा होगा, जीतेगा वो जिसकी भाषा सरल होगी। तो भाई अगर मैं शुद्ध हिंदी बोलता हूं और एक व्यक्ति जो हिंदी प्लस इंग्लिश बोलता है, तो जाहिर सी बात है ये जो मतलबी दुनिया है, इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश बोलने वाले को थोड़ा सा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि उसको इंग्लिश की समझ भी होने वाली। देखो बुराई वो नहीं है, क्योंकि ये समय वैसा चल रहा है। ठीक है, तो मैं केवल तथ्य बता रहा हूं। अगर मैं शुद्ध हिंदी बोलूंगा तो आपको जितने शब्द आप नहीं सीखोगे, उससे ज्यादा आपके शब्द मैं सीख जाऊंगा, और जब मैं आपके शब्द में सीख जाऊंगा तो मेरी जो शुद्ध हिंदी है, इसका पतन होना सुनिश्चित है, निश्चित है। तो भाषा कुछ इसी तरह से, भाषा का विस्तार भी होता है और भाषा का पतन भी होता है। तो अगर हम देखें दोस्तों
कि ये जो वैदिक संस्कृत आपको दिख रही है अभी, अगर इसको समय देंगे तो इसमें बदलाव तो होगा। बदलाव कैसे होगा? नए शब्द शामिल होंगे। अब ये नए शब्द शामिल कैसे होंगे? थोड़ा सा टाइम गुजरता है, थोड़ा सा समय गुजरता है, तो ये जो लोकल भाषाएं पनप रही थी, ये जो लोकल भाषाएं पनप रही थी, इन भाषाओं के शब्द से वैदिक संस्कृत को थोड़ी सी दिक्कत होने लगी। लेकिन वैदिक संस्कृत को तो दिक्कत हुई, लेकिन इसके जो महर्षि थे, जिनमें नाम आता है प्रमुखतः महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि का नाम आप सभी ने सुना होगा। महर्षि पाणिनि का नाम सभी ने सुना होगा। बचपन में स्कूल की किताबों में इनकी कहानियां, इनकी बातों को हमने अच्छे से सुना है। महर्षि पाणिनि, इन्होंने इस बीच में अपना व्याकरण ले आए, और इनके व्याकरण का नाम क्या था? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है दोस्तों? संस्कृत का व्याकरण है। लिखा किसके द्वारा गया है? महर्षि पाणिनि के द्वारा। भैया इनको क्या पढ़ी लिखने की? इनको ये पढ़ी लिखने की कि जब इन्होंने देखा कि ये जो लोकल भाषाएं हैं, शुरू में तो कम थी लेकिन अब थोड़ा सा और पनपने लगी हैं। ये जो लोकल भाषाएं हैं ये वैदिक संस्कृत को भ्रष्ट कर रही हैं, वैदिक संस्कृत को भ्रष्ट कर रही हैं। वैदिक संस्कृत खत्म हो जाएगी, ऐसे तो वैदिक संस्कृत भ्रष्ट हो जाएगी। तो क्यों ना व्याकरण लेकर आए, क्यों ना वैदिक संस्कृत के लिए व्याकरण लेके आए और इसको नियमों में बांध दें। समझ रहे हो? इसको नियमों में बांध दें। अगर ये नियमों में बंध जाएगा तो नियमों में बंधने से क्या होता है कि आप फिर स्वतंत्र नहीं रहते हो पूरी तरह से, और आप जो दूसरी भाषाओं के जो शब्द हैं, दूसरी भाषा है, उनके लिए आप क्या हो जाते हो? बंध जाते हो, आप उनको उपयोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो भैया महर्षि पाणिनि ने क्या किया कि वो व्याकरण लेकर आ गए संस्कृत का, अपने संस्कृत को बचाने के लिए उन लोकल भाषाओं से। ठीक है, लेकिन जब वैदिक संस्कृत में व्याकरण के नियम को लगाया, अब चूंकि थोड़ा सा समय हो गया है, ये पता है समय कितना हो गया है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था ना। अब ये जो समय है ना, ये हम पहुंच गए कहां पर? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब ये जो संस्कृत है, ये महर्षि पाणिनि का जो व्याकरण आया उसके कारण ये बन गई है अब वैदिक संस्कृत की जगह दोस्तों क्या? लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की जगह ये क्या बन गई है? ये बन गई है अब लौकिक संस्कृत। ये ध्यान रखना है कि महर्षि पाणिनि का ये जो व्याकरण है, महर्षि पाणिनि का जो व्याकरण है, ये सीमा है किसकी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब महर्षि पाणिनि का व्याकरण आया था उससे पहले तक जो भाषा बोली जा रही थी वो थी वैदिक संस्कृत, लेकिन महर्षि पाणिनि के व्याकरण के बाद जो भाषा बोली जा रही थी वो थी लौकिक संस्कृत। बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि आप रामायण ले लीजिए, आप महाभारत की बात कर लीजिए, या आप कालिदास आदि जो कवि हैं इनके काव्यों की बात कर लीजिए। इनके ये जो लिखे गए हैं, ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं, ये दोस्तों लौकिक संस्कृत में लिखे गए। ठीक है, ये किस में गए? लौकिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए। ध्यान रखिएगा कि जो वैदिक संस्कृत है इसको हम देववाणी या पुरानी संस्कृत के नाम से जानते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि लौकिक संस्कृत तो काफी बाद में आई है वैदिक संस्कृत के। ठीक है, तो इसको हम देववाणी क्यों कहते हैं? क्योंकि वेद वगैरह लिखे गए हैं। और पुरानी संस्कृत भी कहेंगे क्योंकि ये नई संस्कृत है, ये पुरानी संस्कृत है। ये लौकिक संस्कृति है जिसको आज के समय में जो छात्र टेट, सी टेट, यूपी टेट इनकी तैयारी करते हैं तो वो जिस संस्कृत को पढ़ते हैं, समझते हैं, वो ये वाली संस्कृत है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक की कहानी हमने समझी। अब देखिएगा आप, लेकिन देखो, अब एक बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं आर्य भाषाओं में, यानी जब आर्य जो है भारत में प्रवेश करते हैं, तो उस समय उनकी भाषा क्या थी? वैदिक संस्कृत, और फिर धीरे धीरे करके लौकिक संस्कृत तक बढ़ गए। यानी ये जो अभी तक आपने पढ़ा है, आर्य भाषाओं को भी अगर मैं काल में बांट दूं तो ये जो अभी आपने पढ़ा है दोस्तों, ये पढ़ा है क्या? प्राचीन कालीन आर्य भाषाएं, प्राचीन कालीन आर्य भाषाएं।
ठीक है, ये अभी हमने पढ़ लिया प्राचीन कालीन आर्य भाषा। यानी आर्य भाषाओं को हम 3 वर्गों में बांटने वाले हैं, प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, तो प्राचीन कालीन आर्य भाषा में हमने ये पढ़ लिया। अच्छा बुरा मत मानिएगा, पर एक पॉइंट में थोड़ा सा पीछे जाकर बताने वाला हूं, जो मुझे पीछे बताना था, अभी मुझे याद आया। वो ये कि ऐसा कैसे मान लें कि ये जो आर्य भाषा है, ये जो आर्य भाषा है, जो अंग्रेजी है, यूनानी है, लैटिन है, ग्रीक है, फिर यहाँ पर संस्कृत है, हिंदी है, मीडी है, फारसी है, कि ये आर्य भाषाओं के समूह में आती है। ऐसा विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने, भाषा विद्वानों ने कैसे ये मान लिया? समझ रहे हो, भाषा विद्वानों ने ये कैसे मान लिया? तो अभी आपको एक फोटो दिख रहा होगा, एक इमेज दिख रहा होगा। इस इमेज में जब आप शब्दों को देखते हैं, जैसे कि मात्र दिख रहा है आपको, ठीक है, तो जब आप इन शब्दों को देखते हैं अलग अलग भाषाओं में, मात्र, पितृ, भात्र और नाम, तो आपको समझ में आता है कि ये परस्पर कॉमन है, समान है। ऐसा नहीं है कि मात्र है तो हिंदी में मात्र का कुछ अलग ही हो गया हो, समझ रहे हो, या जो फारसी उसमें कुछ अलग हो गया हो, यूनानी में बिल्कुल ही कुछ अलग हो गया हो। इनमें समानताएं हैं। अगर समानताएं हैं तो ये हमें बताती हैं कि ये किसी एक ही समूह, यानी आर्य भाषाओं को इनको एक ही समूह में हम रख सकते हैं। तो इन सब जो अभी भाषाएं इससे पहले हमने आर्य भाषाओं में रखी थी, तो यही कारण है कि जब इनके शब्दों को देखते हैं तो इनमें समानता हमें मिलती है, यानी कि ये किसी एक ही भाषा से निकली हुई भाषाएं हैं। चलिए, तो फिर से मैं यहीं आ जाता हूं। तो अभी हमने प्राचीन कालीन आर्य भाषाओं के ऊपर चर्चा की। अब वो जो सस्पेंसफुल बात जो मैंने बताई थी, वो इसको ध्यान रखेंगे। अब हुआ क्या, प्राचीन कालीन आर्य भाषा हो गई है। हमें पता है कोई भी भाषा को समय दोगे वो बदलेगी ही, वो पहले जैसी नहीं रहने वाली। कोई भी भाषा हो उसको समय मिलेगा, वो समय के साथ बदलेगी ही। ठीक है, ओके। अब क्या है कि अब हम दूसरा पॉइंट उठाने वाले हैं, और जो आर्य भाषाओं की, प्राचीन कालीन आर्य भाषाओं की चर्चा कर रहे थे, अब इसको हम मध्य में ले आते हैं, यानी समय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषा। लेकिन मध्यकालीन आर्य भाषाओं को पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए हुआ क्या कि पाणिनि ने व्याकरण तो ले आए संस्कृत को बचाने के लिए, लेकिन उन्होंने संस्कृत को बचा नहीं पाए। वो क्यों नहीं बचा पाए? क्योंकि उन्होंने संस्कृत को नियमों में, व्याकरण के नियमों में बांध दिया। अब व्याकरण के नियमों में बांध दिया तो जो जन सामान्य साधारण लोग थे वो उस भाषा को समझ तो पाते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे। जैसे कि अभी हमने इंग्लिश नहीं सीखी, लेकिन हम समझ तो लेते हैं क्योंकि सुना सुना सा रहता है, लेकिन कई बार हम बोल नहीं पाते हैं। तो जो जन सामान्य साधारण लोग थे वो भाषा को समझ तो लेते थे पर बोल नहीं पाते, तो कठिनाई होती थी। अब कठिनाई होती थी तो इसके कारण, इस कठिनाई के कारण जो संस्कृत भाषा है वो केवल उच्च वर्गों तक ही सीमित रह गई। यानी जो साधारण जन सामान्य लोग थे उनसे वह भाषा दूर होती चली गई। अगर जन सामान्य से कोई भी भाषा दूर होती है, एक क्षेत्र की बड़ी आबादी से अगर कोई भाषा दूर होती है, तो यह संकेत होता है कि भाषा का पतन हो रहा है। क्या हो रहा है? भाषा का पतन हो रहा है। अगर ये जन सामान्य की भाषा नहीं है तो, जन सामान्य से, सामान्य लोगों से अगर ये दूर हो रही है तो। ठीक है, तो यानी कि पाणिनि के व्याकरण से जैसे ही नियमों में संस्कृत बंधी। अच्छा, संस्कृत शब्द का अर्थ ध्यान रखना है। संस्कृत शब्द का अर्थ होता है सुधारा गया। ठीक है, संस्कृत शब्द का क्या अर्थ होता है? सुधारा गया। पाणिनि ने सुधारा था ना, तो उस पाणिनि के व्याकरण के नियमों में बंधने के कारण जो भाषा मिली थी वो संस्कृत थी। क्यों? क्योंकि वो सुधारी गई थी, और चूंकि वो संस्कृत थी तो पहले क्या था उसको कह दिया हमने पुरानी संस्कृत यानी वैदिक संस्कृत। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि व्याकरण के नियमों के बढ़ने के होने के कारण संस्कृत का पतन होना शुरू हो गया। संस्कृत का पतन होना शुरू हुआ, लेकिन ये जो लोकल भाषाएं चल रही थी दोस्तों, ये और बड़ा रूप लेने लगी। ये जो लोकल भाषाएं थी ये और बड़ा रूप लेने लगी। अब जब ये बड़ा रूप लेने लगेगी तो अब शुरुआत हो जाती है मध्यकालीन आर्य भाषाओं की। अच्छा, मैंने लोकल भाषा नहीं लिखा, मैंने लोकल भाषाएं लिखा है। मतलब क्या है कि भैया ये कोई प्रदेश है मान लो, ठीक है,
मध्य प्रदेश जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई देश है। यहां पे आपकी चल रही है अभी क्या, संस्कृत भाषा, ठीक है। लेकिन चूंकि संस्कृत भाषा का पतन हो रहा है तो ये केवल उच्च वर्गों तक सीमित है। तो फिर क्या होगा, जो इधर उधर लोग रह रहे होंगे, वो अपने मन से जो चाहे भाषा बोल सकते ना भाई, वो संस्कृत नहीं बोल सकते। क्यों, संस्कृत तो आपने कठिन कर दी है। तो वो क्या करेंगे, वो अपने मन से जो दिखाए वो भाषा बोलेंगे, यानी कई सारी बोलियां बनेंगी। बोलियों का जब क्षेत्र विस्तार हो जाएगा तो कई सारी भाषाएं बनना शुरू हो जाएंगी। आगे मैं बोली भाषा इनकी परिभाषा बताऊंगा, अभी सिर्फ आप और मैं अच्छे से समझ पाए उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये जो अलग अलग जगह पर अलग अलग जो है भाषाएं चल रही, अभी हम भाषा शब्द का केवल प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब संस्कृत का पतन होना शुरू हुआ, संस्कृत जब सीमित लोगों तक ही सीमित हो गई, कुछ लोगों तक ही सीमित हो गई, तो फिर ये जो यहाँ के रहने वाले लोग अपने मन से जो चाहे भाषा बोल सकते हैं। जाहिर सी बात है, यहां के रहने वाले लोग और यहां के रहने वाले लोग की भाषा एक जैसी नहीं होंगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने फोन करके थोड़ी बोला था कि भैया संस्कृत तो उनने नियम बना दिए, तो अब जो है हम उनकी भाषा नहीं बोलेंगे, अपन अपनी भाषा बताते। नहीं, ऐसा नहीं है। इन लोगों के मन में, इन लोगों को संस्कृत बोलने में कठिनाई आ रही थी। अरे भाई, कठिनाई तब आती है, कठिन शब्द जीवन में कब आता है, जब कुछ सरल भी होता है। कठिन शब्द अस्तित्व ही ना रखे अगर सरल शब्द जीवन में ना हो। कठिनाई आने का मतलब है कि इनको संस्कृत में तो कठिनाई आती थी, लेकिन कोई भाषा ऐसी थी जिसको ये सहज तरीके से बोल पाते थे। भाई बहन से बोल पाता था, माँ बेटे से बोल पाती थी। तो कोई सरल सहज भाषा थी जो ये लोग बोल पा रहे थे। सरल सहज स्वाभाविक कोई भाषा थी, सबकी अपनी अपनी कई तरह की सरल सहज स्वाभाविक भाषाएं थी। इन सभी सरल सहज स्वाभाविक भाषाओं को मिला दें तो दोस्तों इसको हम सामूहिक रूप से, ध्यान रखिएगा मैंने शब्द प्रयोग किया है सामूहिक रूप से, इसको हम प्राकृत भाषा कहते हैं। यानी ये हमने लिखा है सामूहिक रूप से, यानी कोई ये एक भाषा नहीं है, ये कई भाषाओं का समूह है। प्राकृत कई भाषाओं का समूह है, कोई एक भाषा नहीं है, ठीक है। अब मध्यकालीन आर्य भाषाओं में, अच्छा प्राकृत अभी मैंने बोला ना, जो सरल लगी उन्हें, जो सहज लगी, जो स्वाभाविक यानी नेचुरल यानी प्राकृत मतलब नेचुरल, जिसको कोई बोलने के लिए किसी नियम की, किसी बंधन की जरूरत नहीं है, उन भाषाओं को हम कहेंगे प्राकृत। जो अपने मन से हम अपने अंदर से बोलते हैं, किसी नियमों में, किसी किताब या उससे किसी को देखकर सीखकर नहीं बोला, वो नेचुरली अंदर से है। जैसे कि एक कुत्ता भौंकता है तो वो किसी भौंकने की किताब से पढ़कर थोड़ी भौंकना सीखा, समझ रहे हो। तो वो नेचुरल है, वो सहज है, वो उसकी प्राकृत भाषा है, उसकी नेचुरल है। तो उस समय जब वो संस्कृत नहीं बोल पा रहे थे, उसमें कठिनाई हो रही थी, तो वो लोग अपनी अपनी प्राकृत भाषाओं में जो है बातचीत करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब प्राकृत भाषाओं का समय शुरू हो जाता है, जिसको कहेंगे हम मध्यकालीन आर्य भाषाएं। मध्यकालीन आर्य भाषाओं को 3 भागों में हम बांटेंगे। पहला है प्रथम प्राकृत काल, ठीक है। अगर आपने अभी तक ये सोचा हो कि प्राकृत काल कोई एक भाषा है, तो फिर आपने अभी इसको थोड़ा सा ठीक से समझिए। फिर आता है द्वितीय प्राकृत काल, चलिए थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, मुझे बार बार लिखना ना पड़े। द्वितीय प्राकृत काल, और ऑब्वियसली आप बता सकते हो अगला क्या लिखने वाला हूं, तृतीय प्राकृत काल, ठीक है। चलिए तृतीय प्राकृत काल। अब क्योंकि अभी लौकिक संस्कृत का समय क्या था दोस्तों, लौकिक संस्कृत का समय क्या था, 1000 से 500 ईसा पूर्व, यानी यहां तक लौकिक संस्कृत चलती रही। तो फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आ गया है 500 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ होगा, 500 ईसा पूर्व के बाद आ गया प्रथम प्राकृत काल, यानी 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक, 100 ईस्वी तक, ठीक है। ईसा पूर्व ईस्वी आप समझते होंगे अच्छे से, ठीक है। तो प्रथम प्राकृत काल है 500 से 100 ईस्वी तक। प्रथम प्राकृत काल क्या, कि वो जो भाषाएं बोली जा रही थी उनको हम प्राकृत भाषा कहती है। ये वो काल था जब उन भाषाओं
उन भाषाओं का विस्तार बहुत हुआ, उन भाषाओं का विस्तार बहुत हुआ, ठीक है, क्योंकि संस्कृत का पतन हो चुका है, इन भाषाओं का अस्तित्व आ गया, ये महत्व रख रही है, यानी मुख्यतः अब ये भाषाएं बोली जा रही। इसका प्रमाण हमें कैसे मिलता है? इसका प्रमाण हमें मिलता है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को जब हम देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को जब हम देखते हैं तो शिलालेखों को देखने पर हमें पता पड़ता है कि भैया अशोक के शिलालेख हों चाहे पतंजलि के ग्रंथ हों, पतंजलि के ग्रंथ हों, तो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर अगर हम देखें कि इन ये दो हैं जिनसे हमें ये प्रमाण, अशोक के शिलालेखों से हमें पता पड़ता है कि 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व यानी आज से 2300 वर्ष पहले, 300 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में कोई ऐसी भाषा प्रचलित थी जिसकी कई बोलियां थी, कोई ऐसी भाषा प्रचलित थी जिसकी कई बोलियां थी। हम प्राकृत काल में बात कर रहे हैं, यानी जाहिर सी बात है जो भी भाषाएं प्रचलित थी वो प्राकृत थी, संस्कृत नहीं थी, वो नेचुरल थी, उसमें कोई नियम नहीं थे। कोई ऐसी भाषा प्रचलित थी जिसकी कई बोलियां थी, और वो भाषा पता है कौन सी थी? वो भाषा थी दोस्तों कौन सी? पाली। वो भाषा कौन सी थी? पाली। यानी पाली भाषा प्राकृत भाषाओं में ही आती है दोस्तों। पाली भाषा को हम प्रथम प्राकृत भाषा भी कह सकते हैं, पाली भाषा को हम दोस्तों प्रथम प्राकृत भाषा भी कह सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको द्वितीय प्राकृत कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो वैदिक संस्कृत में चल रही थी वो प्रथम प्राकृत हो गई, तो पाली को द्वितीय कह दिया। लेकिन आप इसको ये प्रथम द्वितीय, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है चीजें, इसलिए आपसे वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो प्रमाणिक हो और सही हो। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अशोक के शिलालेखों को जब हमने देखा तो हमें पता पड़ा कि भाई साहब 300 ईसा पूर्व में कोई एक ऐसी भाषा थी, क्योंकि शिलालेखों में भाषा है ना, पतंजलि के ग्रंथों में भाषा थी, तो हमने देखा कोई एक ऐसी भाषा भी या उत्तर भारत में जो प्रचलित है जिसकी कई बोलियां हैं। ये कई बोलियां, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी आगे जोड़ूंगा, जिसकी कई बोलियां हैं, तो उस भाषा को नाम दे दिया हमने पाली। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो जरूरी पॉइंट है वो ये है कि संपूर्ण बौद्ध साहित्य दोस्तों किस भाषा में था? पाली भाषा में था। संपूर्ण बौद्ध साहित्य किस भाषा में था? पाली भाषा में था, ठीक है। चलिए अब फिर से वही बात, अब आप आएंगे दोस्तों कहां पर? द्वितीय प्राकृत काल में। अब आप आएंगे दोस्तों कहां पर? द्वितीय प्राकृत काल में। क्यों आएंगे? क्योंकि फिर से ये जो भाषा है इनको थोड़ा सा समय मिलेगा तो ये अपने रूप में फिर से परिवर्तन करेंगे। अब हो गया ना टाइम भाई साहब, इनको 600 वर्ष हो गए ना, तो अब चूंकि इतना समय हो चुका है तो फिर जो भी भाषाएं थी इनमें बदलाव आना स्वाभाविक है। यानी अब द्वितीय प्राकृत काल शुरू होता है जो कि है 100 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 100 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, तो द्वितीय प्राकृत काल शुरू होता है। अब इस द्वितीय प्राकृत काल में क्या होता है? इस द्वितीय प्राकृत काल में देखो मैंने क्या बोला था कि अशोक के शिलालेखों या पतंजलि के ग्रंथ से यह पता पड़ा कि उत्तर भारत में कोई एक ऐसी भाषा जिसकी कई बोलियां हैं, ठीक है। तो वो जो बोलियां हैं अब वो भाषा के रूप में उभर कर सामने आने वाली है। यानी अब क्या होने वाला है कि द्वितीय प्राकृत काल में जो पाली भाषा थी ये इसकी कई शाखाएं बनने वाली हैं। जैसे पहला सोरसेनी, पहला क्या है दोस्तों? सोरसेनी। सोरसेनी मतलब आज का जो उत्तर प्रदेश है ना वहां पर सोरसेनी भाषा बोली जाती थी। दूसरा क्या? महाराष्ट्री, समझ ही जाएंगे महाराष्ट्री कहां बोली जाएगी? महाराष्ट्र में। तीसरा मागधी, कहां? बिहार में। चौथा अर्धमागधी, अर्धमागधी यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर अर्धमागधी भाषा बोली जाती है। यानी अब पाली जो भाषा है ना भाई साहब वो तो गई, लेकिन उसकी जो वो शाखाओं में बढ़ गई। अब किसमें? सोरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, इस तरह की और भी हैं, लेकिन मैंने प्रमुख लिख दिए, ठीक है। हमें यह ध्यान रखना है दोस्तों, हमें यह ध्यान रखना है क्योंकि हम इनको प्राकृत काल में पढ़ रहे हैं, यानी ये सभी प्राकृत भाषाएं भी हैं, प्राकृत भाषाएं हैं ये सभी क्या है दोस्तों? प्राकृत भाषाएं हैं, ठीक है। पाली यहां से जा चुकी है। अब देखो मैं इसको कैसे जोड़ूंगा।
अर्धमागधी जो जैन तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, उन्होंने अपने जो उपदेश थे वो दोस्तों किस में दिए? अर्धमागधी में दिए। उन्होंने किस में दिए? अर्धमागधी में दिए। हमें यह ध्यान रखना है कि संपूर्ण बौद्ध साहित्य पाली भाषा से संबंधित है, लेकिन अगर जब जैन धर्म से संबंधित कुछ पूछा जाए, क्योंकि इस समय में पाली नहीं है, इस समय केवल प्राकृत है, इस समय क्या है? केवल प्राकृत है, तो जैन साहित्य के लिए आप उत्तर लगाएंगे क्या? प्राकृत। ठीक है, क्या उत्तर लगाएंगे? प्राकृत। ठीक है, प्राकृत मतलब स्वाभाविक, नेचुरल। बौद्ध धर्म हो, वो बौद्ध धर्म के उपदेशक थे, चाहे जैन धर्म के जो उपदेशक थे, उन्होंने यही कोशिश की कि हम जो उपदेश देंगे वो जन सामान्य की भाषाओं में देंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे। और प्राकृत का मतलब क्या है? जन सामान्य की भाषा। सही है, ठीक है। अब भाई साहब यहां तक तो बात हो गई है। अब देखिए, चूंकि एक काल अभी और बचा है, मध्यकालीन आर्य भाषाओं में हम पढ़ रहे हैं, द्वितीय काल तक हम पहुंच चुके हैं। अब बचा है दोस्तों आपका कौन सा? तृतीय काल। अब आपका बचा है दोस्तों कौन सा? तृतीय काल। क्योंकि 100 ईस्वी से 500 ईस्वी तक हो गया है, अब इसकी शुरू होगी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो भाई साहब आप देखिए यार कि यहां भी हो गए हैं हमारे पास 400 साल, यहां हो गए हैं 400 साल हो गए, तो जाहिर सी बात है ना 400 साल तक ये भाषाएं चल रही हैं, 400 साल तक ये भाषा चले और जैसी और भी भाषा चले, क्योंकि पाली में बहुत सारी बोलियां थी, तो ये हमने वो लिखी, ये पहले बोली थी, अब भाषा का रूप इन्होंने ले लिया। अब चूंकि इतने समय तक ये फिर से 400-500 साल हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है इनमें फिर से बदलाव होगा। अब क्या होता है? तृतीय काल में, तृतीय प्राकृत काल में दोस्तों, तृतीय प्राकृत काल में जो प्राकृत भाषा है वह परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। यानी अब प्राकृत भाषा खत्म होना शुरू होती है, परिवर्तित होना शुरू हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, लेकिन जब ये प्राकृत बदलती है, लेकिन अभी देखो इससे पहले क्या थी हमारे पास? शौरसेनी थी, द्वितीय काल तक शौरसेनी थी। ठीक है, ये दोबारा लिखने का कारण है। महाराष्ट्री थी, मागधी थी, और भी थी, ब्राचट, पेशाची, अभी मैं बताऊंगा तब देखिएगा, बहुत सारी थी ये। ठीक है, पर हम उतना ही पढ़ेंगे, ये तो 27-28 तक संख्या है, तो इतना उम्मीद करता हूं आप मुझसे सुनना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो तृतीय काल में प्राकृत भाषा बदलने लगी, बदल गई। ठीक है, जब ये प्राकृत भाषा बदल रही थी, जिस समय पर ये प्राकृत भाषा बदल रही थी दोस्तों, उस समय को हम कहते हैं अपभ्रंश काल। इस समय को हम क्या कहते हैं? अपभ्रंश काल। अपभ्रंश शब्द का मतलब क्या होता है? अपभ्रंश शब्द का मतलब होता है बिगड़ा हुआ या बिगड़ी हुई। अपभ्रंश शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था दोस्तों पतंजलि ने। पतंजलि ने कब कर दिया था? संस्कृत के समय पर ही। उसने देखा संस्कृत में कुछ विकृत शब्द हैं, इन शब्दों को उन्होंने अपभ्रंश शब्द नाम दे दिया। बाद में चूंकि उन्होंने विशेष शब्दों को अपभ्रंश नाम दिया था, अब अपभ्रंश नाम से एक भाषा ही बनने वाली। अब देखिए हुआ क्या? अपभ्रंश यानी बिगड़ा हुआ। द्वितीय प्राकृत काल में शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी और कई वो थी ना, अब ये बिगड़ना शुरू होंगी। अब ये बिगड़ना शुरू होंगी तो बिगड़ने से क्या होगा कि ये जो शौरसेनी है दोस्तों, ये अब शौरसेनी ना रहकर ये शौरसेनी अपभ्रंश कहलाने लगी। यानी शौरसेनी का अपभ्रंश, शौरसेनी से बदली हुई, शौरसेनी का बिगड़ा हुआ रूप। ये जो महाराष्ट्री है ये कहलाने लगेगी दोस्तों क्या? अब महाराष्ट्री अपभ्रंश। ये क्या कहलाने लगेगी? महाराष्ट्री अपभ्रंश। ऐसे ही मागधी, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश, पेशाची, पेशाची अपभ्रंश, ब्राचट, ब्राचट अपभ्रंश, इस तरह से। यानी एक पॉइंट और कि अपभ्रंश भी कोई एक भाषा नहीं है। हम कहते हैं अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश कोई एक भाषा नहीं है। अपभ्रंश भी
भिन्न भिन्न भाषाओं के भिन्न भिन्न अपभ्रंश थे, यानी अपभ्रंश भी सामूहिक रूप है। समझ रहे हो, अपभ्रंश कोई एक भाषा नहीं है, अपभ्रंश क्या है, सामूहिक रूप है। सोरसेनी भाषा का जो अपभ्रंश बना उसको कह दिया सोरसेनी, महाराष्ट्री का जो अपभ्रंश बना उसको कह दिया महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। यानी महाराष्ट्री भाषा जो द्वितीय प्राकृत काल थी उसमें जो बदलाव आने के बाद जो भाषा बनी उस भाषा को कह दिया हमने महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ठीक है, अब ये जो अपभ्रंश भाषा है, अपभ्रंश भाषा है, इसका समय कब से कब तक है, क्योंकि यहां तो प्राकृत तो हट गई है, यानी अब तो ये काल तो अपभ्रंश काल है ना, 500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक का ये जो समय है यही है अपभ्रंश काल, और यही समय है जब अपभ्रंश भाषाएं अस्तित्व में आई। चलिए, अब हमें यह ध्यान रखना है, हमें यह ध्यान रखना है दोस्तों कि चूंकि अब आपके पास अपभ्रंश भाषाएं बहुत सारी मौजूद हैं, अब आपके पास अपभ्रंश भाषाएं बहुत सारी मौजूद हैं, और यहां तक आपने बात की 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब फिर से वही बात, आपने फिर से समय दे दिया है भाषा को, फिर से 500-600 साल हो गए हैं, तो ये अब फिर से बदलेगी, ये अब क्या होगी, फिर से बदलेगी, ये अब क्या होगी, फिर से बदलेगी। और अपभ्रंश से अब जो हमारी आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं दोस्तों, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, यानी अब हम तीसरे चरण में पहुंच गए, मध्यकालीन वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हो गया, मध्यकालीन हो गया। अब अपभ्रंश के बाद बारी आ जाती किसकी, आधुनिक भारतीय भाषाओं की, यानी अपभ्रंश के बाद आधुनिक भारतीय भाषाएं शुरू होगी। यानी हम कहेंगे कि आधुनिक भारतीय भाषाएं जो हैं वह संस्कृत से नहीं बनी, वह पाली प्राकृत से नहीं बनी, वह अपभ्रंश से बनी है। ठीक है, लेकिन हुआ यह कि जब ये जो अपभ्रंश आधुनिक भारतीय भाषाओं में बदल रही थी, तो अपभ्रंश का नाम 11वीं से 14वीं सदी के जो कवि थे उन्होंने इस अपभ्रंश का नाम दोस्तों क्या कर दिया, अबहट कर दिया। जब हमें ये अबहट नाम कहाँ मिलता है, कई जगह मिलता है, लेकिन विद्यापति महान कवि, उनकी रचना कीर्ति लता में हमें अबहट नाम देखने को मिलता है। ठीक है, तो अबहट कुछ नहीं है, अपभ्रंश का ही परवर्ती रूप है अबहट। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये जो बीच में आपको जगह दिख रही है ये वो पॉइंट है जहां पे जो अपभ्रंश भाषा है वो अपना रूप खो रही है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो बीच का टाइम है ये वो फेज है, ये जो फेज है जहां पे अपभ्रंश भाषाएं लोप हो रही हैं और आधुनिक भाषाएं प्रकट हो रही हैं। यहां लोप हो रही हैं, यहां प्रकट हो रही हैं। यानी ये जो अबहट भाषा है, अबहट भाषा है दोस्तों, इसको हम संक्रमण कालीन या सक्रांतिकालीन भाषा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, संक्रमणकालीन या सक्रांतिकालीन भाषा कहते हैं। संक्रमण आप समझ रहे हो ना, संक्रमण हो रहा है तो भैया संक्रमण कैसे, कि ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं तो प्रभाव हो रहा है। तो यहाँ पे अपभ्रंश भाषा का लोप होकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का ये जो विकास हो रहा है, इस बीच की जो काल की भाषा ये अबहट भाषा है, और अबहट भाषा को ही हम संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा भी कहते हैं। ये अबहट का दूसरा नाम है। और अबहट शब्द हमें विद्यापति की रचना, प्रसिद्ध रचना कीर्ति लता में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। अब देखिए, अबहट जो शब्द है ना, इसको ज्यादा आपको सीरियस नहीं लेना है। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अपभ्रंश के बाद जो बीच में नाम आया था वो अबहट है, और संक्रमणकालीन सक्रांतिकालीन इसको नाम देते हैं, और विद्यापति की कीर्ति लता में इसका नाम हमें देखने को मिलता है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं गंभीरता से नहीं लेना, क्योंकि आपको
जब आपसे पूछा जाए कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं मतलब क्या? अरे भाई हिंदी हुई, पंजाबी हुई, मराठी हुई, ये जो भाषा हैं ये क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है ना। आज बोलते हैं कि नहीं बोलते इनको? ठीक है, तो जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है उनका निर्माण किससे हुआ? जब कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे अपभ्रंश से। जैसे शोरसेनी जो अपभ्रंश रहा था उससे आपकी दोस्तों आधुनिक भारतीय भाषाओं में पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। ठीक है, इससे आपका गुजराती, राजस्थानी ये भाषाएं बनी। आज के टाइम की जो गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी है दोस्तों, ये शोरसेनी अपभ्रंश से आई है। आगे अगले लेक्चर में पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी इनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, फिर जैसे आपका अर्धमागधी अपभ्रंश हुआ, तो अर्धमागधी जो अपभ्रंश है दोस्तों, इससे आपकी पूर्वी हिंदी बनी। जैसे आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इनके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। ये दिख पा रहा है आपको? यहां पर मैं बोल देता हूं, अगर नहीं दिख रहा हो तो राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, राजस्थानी। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, शोरसेनी अपभ्रंश से ये भाषाएं बनी। अर्धमागधी अपभ्रंश से, अपभ्रंश समझ में आ गया? शोरसेनी कोई भाषा थी, वो बदलने लगी, टूटने लगी, और फिर बदले हुए जो रूप हैं वो ये है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद और भी होती हैं, जैसे कि और भी अपभ्रंश हैं, जैसे कि आप ले लीजिए पेशाची अपभ्रंश। अब ये जो पेशाची अपभ्रंश है, इससे लहंदा जो पाकिस्तानी भाषा है, दूसरा है पंजाबी, ये आई कहां से? पेशाची अपभ्रंश से। इसके बाद आता है ब्राचड अपभ्रंश से आपकी जो भाषा बनी वो बनी कौन सी? सिंधी। ठीक है, इसके बाद आपका खस अपभ्रंश से जो भाषा बनी वो बनी पहाड़ी भाषा। ठीक है, इसके बाद आपके और भी हैं, जैसे पेशाची हो गया, ब्राचड हो गया, खस हो गया, शोरसेनी, अर्धमागधी। ठीक है, ओके। हाँ, इसके बाद है आपका क्या? मागधी अपभ्रंश। अब जो मागधी जो अपभ्रंश है दोस्तों, इससे आपकी बनी कौन सी? बिहारी बनी। ठीक है, आपकी बिहारी बनी, असमिया बनी यानी असम की। इससे आपकी जो है जो बंगाली बनी, बंगला या बंगाली। ठीक है, इस तरह की भाषाएं बनी। इसके बाद में ये कुछ अपभ्रंश हैं जो आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक और जो हम इतने समय से चर्चा कर रहे हैं वो है क्या? महाराष्ट्री अपभ्रंश। अब महाराष्ट्री अपभ्रंश से कौन सी भाषा आएगी? बिल्कुल बहुत आसान है, मराठी भाषा। ठीक है, तो ये बातें आपको कुछ ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। तो यहां पर एक शब्द और बढ़ाना है आपको, वो है यहां पर बिहारी, असमिया, बंगाली और उड़िया यानी उड़ीसा की भाषा। ठीक है, तो हमें ये कुछ अपभ्रंश हैं जो आपको ध्यान रखना है। अपभ्रंश अभी और भी हैं, 27 हैं, सब याद नहीं रखना है, ये याद रखना है। ठीक है, इनको याद रख सकते हो आप लोग? ओके, चलिए। तो सभी शब्दों को आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक दो बचे हुए जो पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बोल देता हूं, क्योंकि अगले लेक्चर में अब हम हिंदी भाषा की तरफ बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम कहां तक आ गए हैं? हिंदी के वर्तमान स्वरूप तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम हिंदी भाषा के ऊपर बात करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको लिख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। पहला पॉइंट
कि जो संस्कृत भाषा है दोस्तों, जो संस्कृत भाषा है यह एक संश्लिष्ट भाषा है। संस्कृत क्या है? एक संश्लिष्ट भाषा है। ठीक है, मतलब संश्लिष्ट भाषा का मतलब क्या है कि भैया यहां पे कारक जो होते हैं, यहां पे जो कारक होते हैं ना, उनका प्रयोग शब्दों संज्ञा पद शब्दों के साथ में चिपका कर किया जाता है। जो कारक पद होते हैं इनका क्या किया जाता है, हम शब्दों को संज्ञा के साथ में चिपका कर करते हैं। जैसे कि संस्कृत में मैंने लिखा मनुष्य। अब मनुष्य का मतलब क्या है? मनुष्य का। अब ये जो मतलब है मनुष्य का, ये किस में निकाला आपने? ये किस में निकाला आपने? हिंदी में। ये मतलब किस में निकाला आपने? हिंदी में। यानी कि अगर हम देखें, एक बार लिख देता हूं मैं इसको, देखिए कि संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, मतलब कारकों का प्रयोग, ये जो कारक है, ये जो का अर्थ दे रहा है ना, कारकों का प्रयोग शब्दों से चिपककर जुड़कर किया जाता है। लेकिन अगर आप हिंदी में देखें तो आपको कारक अलग रखा मिलेगा। जानते हो ना ये कारक है, नहीं पता तो आप आगे पढ़ लीजिएगा। अभी मान लीजिए का की के ये कारक होते हैं, तो ये जो कारक है ये शब्द से स्पेस देकर फिर लिखा गया है। ये किस में हुआ? हिंदी में। यानी हिंदी क्या है? एक विश्लिष्ट भाषा है। संस्कृत क्या है दोस्तों? एक संश्लिष्ट भाषा है। ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है परीक्षा में, ऐसे ही गलिया नहीं फाड़ रहा हूं मैं। ठीक है, ओके। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, जो पॉइंट है जो आप सुन सकते हो, लिख भी सकते हो, कि प्राकृत साहित्य का, प्राकृत वो भाषा चल रही थी, उस साहित्य का जो अंतिम व्याकरण है वो दोस्तों किसने दिया है? वररुचि ने। वो दोस्तों किसने दिया है? वररुचि ने। प्राकृत साहित्य का जो व्याकरण, क्या बोल दिया मैंने? प्राकृत साहित्य का जो व्याकरण है उसको लिखने वाले कौन है? वररुचि। प्राकृत साहित्य का सबसे पुराना जो व्याकरण है वो किसने लिखा है? वररुचि ने। ठीक है, इसके बाद आपको एक पॉइंट और रखना है कि प्राकृत के अंतिम व्याकरण कौन होते हैं? व्याकरण को लिखने वाले, व्याकरण को करने वाले, इनको कहते हैं हम व्याकरण। प्राकृत के अंतिम जो व्याकरण थे वो कौन थे? हेमचंद, जिनको हम जब मैं रचनाओं की चर्चा करूंगा वहां पर हम इनसे अच्छे से मिलेंगे। ठीक है, प्राकृत के जो अंतिम व्याकरण थे वो कौन थे? हेमचंद्र। ठीक है, ये एक पॉइंट है। इसके अलावा आपको एक पॉइंट और है, वो ये है, ये आखिर के कुछ पॉइंट हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और है, वो पॉइंट ये है कि ये जो आपका सोरसेनी अपभ्रंश है, इसी में ही थोड़ा बहुत अर्थभेद करते तो सोरसेनी अपभ्रंश को ही हम नागर अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। यानी कभी कोई आपसे पूछे कि नागर अपभ्रंश में निम्न में से कौन सी नागर अपभ्रंश की बोली है, इस तरह का, तो जो आपने सोरसेनी अपभ्रंश में जो कुछ भी पढ़ा है वही नागर अपभ्रंश के लिए बता दीजिएगा। ठीक है, नागर अपभ्रंश और सोरसेनी अपभ्रंश एक ही है। ठीक, चलिए, तो यहां तक हमने लगभग सारी ही बातें कर ली हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है जो यहां पर हमें पढ़ना था और जो मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, कई सारी बातें आपको सीखने को मिली होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग जो है अगले लेक्चर में इसकी जो अगला चरण होने वाला है कि अब इसके बाद क्या, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।